Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Uwais Ahmed and you are watching the very first episode of this podcast series. मैंने इससे पहले भी पोस्ट किया था अपनी चैनल पे that we'll be having an interaction with a very special guest और alhamdulillah I am with Suhaib Firdaus Yattu today. Who recently came into limelight because इन्हें इनलैक स्कॉलरशिप के ज़रिए एडमिशन मिला है इंपीरियल कॉलेज लंदन में फॉर मास्टर्स इन टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन. वेलकम सोहेब भाई टू आवर पॉडकास्ट. इट्स अ वेरी ऑनर कि आपने हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज हम यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपसे बात करने आए हैं. तो पहली बात तो ये है कि आप अपना ब्रीफ तारुफ दीजिए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आप क्या करते हैं. देखिए, मैं सोपोर का रहने वाला हूँ और मेरी जो तहकीक है वो कीड़ों पे मबनी है. मैं काम कीड़ों पे करता हूँ. आई कलेक्ट देम एंड आई ट्राई टू डिस्क्राइब देम. Some are new species which have not been discovered yet. तो मैं इसी शोबे में काम करता हूँ और इसके अलावा मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ कि इंसेक्ट्स की. और इसी वजह से मुझे ऑफ़र भी मिले बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग लंदन एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन और मुंबई यूनिवर्सिटी से भी. तो बस यही मेरा इंट्रोडक्शन. तो सोहेब भाई, जैसा कि आपने कहा कि आपके जो इंटरेस्ट है वो मबनी है ज़्यादातर, हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो कीड़े मकोड़ों पर. लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी बचपन की क्या कहानी रही है. जैसे आप बचपन में थे तो ये इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ और आप इसी फील्ड में क्यों दाखिल हुए. देखिए, मैं बचपन से ही मेरा जो नेचुरल इंक्लाइन था इट वाज टुवर्ड्स स्टडीइंग द नेचर. तो यही था कि मैं खोजबीन करूं या बाकी चीज़ें मैं जानूं. एक्चुअली इट वाज क्यूरियोसिटी कि जानूं कि ये कैसे काम करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं. इस सब में मुझे इंटरेस्ट था. तो मैं ऐसे ही बर्ड्स के पीछे भागता रहता था और इंसेक्ट्स के पीछे. बट आई हैड नो आइडिया एट ऑल दैट इट विल लैंड मी समवेयर इन अ हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट लाइक दैट ऑफ ICL. हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा अपने बारे में, आपको कहा जाता है यंग नेचुरलिस्ट ऑफ कश्मीर. आपको एक और टाइटल दिया गया है बग कैचर ऑफ कश्मीर और एक दूसरा टाइटल यंग एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ कश्मीर. तो इन सब टर्म्स का माने क्या है. ये इन सब, जैसे कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन स्टेम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता. तो उसको आप कैसे पुट करेंगे. देखिए, ये जो यंग नेचुरलिस्ट हो या फिर यंग एंटोमोलॉजिस्ट हो या फिर बग कैचर हो, ये सब एक ही है. इसका मतलब ये है कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि कश्मीर में इससे पहले नेचुरलिज्म का उतना रुझान नहीं रहा है. तो नेचुरल हिस्ट्री जो एक्सप्लोरेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं रही है. तभी मेरा नाम इतना हाईलाइट हुआ क्योंकि यहाँ पे इसको एज अ फील्ड कंसिडर नहीं किया जाता. क्योंकि जबकि यही ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे हम गौर खोज कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे ये कायनात बनाई है, कैसे इन कीड़े मकोड़ों की तख्लीक की है. तो इसी पे मेरा रिसर्च था. तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मुझे यंग नेचुरलिस्ट अवार्ड मिला सेंचुरी एशिया की तरफ से. तो वो एक स्टेपिंग स्टोन बना मेरे करियर के लिए. अच्छा, जब बात करते हैं साइंस की, जब बात करते हैं रिसर्च की, तो अगर यहाँ पे देखें, मैं ख़ास तौर पर कश्मीर की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे
रिसर्च का उतना ज़्यादा रुझान नहीं है। हम लोग जो है वी आइदर गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसके अलावा हमें कुछ दिखता नहीं है। और अगर हम इन चीज़ों में अपना कैरियर नहीं बना पाते, हम इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाते, तो कहीं ना कहीं हम लैंड करते उस जगह पे कि हम इंस्टेंटली एक जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि इस नैरो नज़रिए को हमें कैसे ब्रेक करना है, और इसके अलावा भी कौन सी अपॉर्चुनिटी? देखिए, एक्चुअली इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मायोपिक थिंकिंग, आई वुड से, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है सारा फोकस है सिर्फ ईट एंड मेट एंड नथिंग मोर देन दैट। तो हमें इससे थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, परसेवरेंस है, तो वो हम कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट्स वो तो अल्लाह ताला देते हैं, बिल्कुल वो अल्लाह के हाथ में है, तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रादर देन थिंकिंग ऑफ रिजल्ट्स, इफ वी पुट इन एफर्ट ऑन आवर इफ वी पुट मोर एंड मोर एफर्ट इनटू रिसर्च एंड अदर थिंग्स, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद दे देंगे। तो हमें इससे थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए। राइट। तो अगर बात करेंगे रिसर्च की या साइंस की, ये क्या होता है रिसर्च? व्हाट इज़ रिसर्च, और हम इसको कैसे करते हैं, और हम इसमें कैसे एंटर हो सकते हैं? देखिए, रिसर्च तो यही है कि अगर कोई लेमैन, कोई आम सा आदमी कहीं पे कुछ सोचता है, लाइक अगर कोई चीज़ यहाँ पे गिरी है, ये कैसे है, कहाँ से आई है, खोज, हाँ खोजबीन, वही एग्जैक्टली वही रिसर्च है। और ये कोई ऐसा नहीं है, जो मेरा ये सब्जेक्ट है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि लेमैन को समझ ही ना आए। ये पता है कि ये कीड़ा ऐसे है, ये कैसे, बस इसमें थोड़ा सा इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मालूमात हासिल करनी है। वो भी कहाँ से होगी? जब आप इस पे गौर खोज करेंगे, जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तभी आपको इसके बारे में ज़्यादा आप इन डेप्थ इसमें जा सकते हैं, और तभी आप अल्लाह ताला की तख्लीक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको लोगों के सामने दिखा सकते हैं। आपका जो रोल रहा है वो मैंने देखा है बहुत सारे एनवायरमेंटल कैंपेन्स जो है, वो जो नेचुरल कंजर्वेशन जो NGOs वगैरह है, और आपका ताल्लुक इन्हीं नेचर सेविंग बॉडीज़ के साथ रहा है। नेचर और एनवायरनमेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं, और हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लैग होती हैं कहीं ना कहीं एज कश्मीरीज? देखिए, दीन का शऊर होना वही अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करना, ये तो इसमें आप मॉरल थिंग टू डू। हाँ, एग्जैक्टली, मॉरल थिंग भी हमारे दीन में भी इस पे क्लियर दिया है कि उसके लिए कितना अजाब है जो वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करे। अगर हम अपने दीन को फॉलो करें अच्छे से, तो इंशाल्लाह हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह क्वालिटी, हर किसी चीज़ की क्वालिटी होगी, और इंशाल्लाह सेहत, बाकी चीज़ें, और लाइफ भी आसान हो जाएगी, ज़िंदगियाँ आसान हो जाएगी। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। पहले जो होना चाहिए वो दीन का शऊर, क्योंकि दीन से ही हमें वो मॉरल एस्पेक्ट्स समझ आते हैं जो हमें बताए गए हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमें पहले ही वो चीज़ लैग करती है, तब जाके हम ऐसी चीज़ों में मुलव्वस होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करना हो गया, अपने आसपास की गंदगी जो है, हमें गिल्टी फील ही नहीं होती है जब हम कोई डेब्री उधर इधर फेंकते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो कोर्स है ये कौन सा कोर्स है? लाइक फॉर एग्जांपल, ये अगर टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन और भी इसमें कुछ टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, तो ये 3 चीज़ें क्या है, और ये कोर्स जो आपने लिया उसमें आप क्या एक्सप्लोर करेंगे? देखिए, जैसे हम अगर एक करके, मतलब अगर आप इनको पुट करें तो ये चीज़ें क्या है? देखिए, अगर हम देखें मखलूकात इतनी है कि हम उन तक नहीं पहुंच सकते।
अगर हम ऐसे ही हैप्पैज़र्डली जाएं तो हम एक एक को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। हम इनको ग्रुपिंग करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं जिनको टैक्सा कहते हैं, अलग कैटेगरीज। हाँ एग्जैक्टली। जैसे एक आम सी मिसाल से देकर मैं ये समझाऊँ कि जैसे हमारे घर में कोई चीज़ें होती हैं, जैसे बर्तन होते हैं, आप उनको अलग अलग रखते हैं, सेग्रीगेट करते हैं ताकि आप उनको आराम से ढूंढ पाएं। अगर हम दुकानदार के पास भी जाएं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि साबुन के अलग शेल्फ्स होंगे और टॉफीज के अलग। अगर उस वहाँ पे भी हैप्पैज़र्डली वो रखे हों, अगर तो इंटरमिक्सिंग होगी तो वहाँ पे chaos होगा, वो चीज़ ढूंढना मुश्किल, हार्डली फाइंड अ थिंग। तो इसीलिए वो सब्जेक्ट है टैक्सोनॉमी, वो सब्जेक्ट है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। और एवोल्यूशन में हम देखते हैं इनकी आपस में रिलेशनशिप्स क्या है। देखिए, एवोल्यूशन को हम यूजुअली गलत इसमें लेते हैं, कंटेक्स्ट में गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन इज नॉट ऑल अबाउट मंकीज टर्निंग इनटू ह्यूमंस, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। जब हम एवोल्यूशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वही पिक्चर बनती है जो डार्विन का वो है, जबकि डार्विन ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि मंकीज और ट्रांसफर ये वो इसमें इवॉल्व हो गए, बल्कि वो दूसरा है। उनने खुद भी अपने रिसर्च में कहा है कि इट्स नॉट द ऑल द नेचुरल मैकेनिज्म बिहाइंड दिस क्रिएशन एंड ऑल दैट। तो हमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन है, बेसिकली एवोल्यूशन इज रियल एंड वी नीड टू एक्सप्लोर दैट। क्योंकि अगर आप देखें, इवॉल्व होना तो ये तो एक बेसिक ट्राइट है हर किसी शख्स का, हर किसी मवेशी का, हर किसी ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक ट्राइट है। क्योंकि आप देखें, एवोल्यूशन स्टेप वाइज होता है, पर माइक्रो एवोल्यूशन इज रियल। मैक्रो एवोल्यूशन वो अभी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आपको पता नहीं है। आप एक मिनट, ये माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो मतलब माइक्रो लेवल पे देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको मिले ये चींटियाँ मिलती हैं, वो लाल रंग की थी और उनमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई, स्ट्रिप्स बन गई, थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन, हाँ वेरिएशन, उसको कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। वो होता है, वो दैट इज रियल। सो द थिंग इज कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में चेंज नहीं होती। देखिए, स्पीशीज भी क्या है? What is species? Species is just a concept created by human. तो एक कंसेप्ट है, ह्यूमन ने क्रिएट किया है कंसेप्ट, तो उसमें ही हम क्यों फिट करें? एंड आई थिंक स्पीशीज इज ए कंटिन्यूअस कंसेप्ट, कंटिन्यूअस एंटिटी। मतलब क्या होता है इसका कि अगर आप देखते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं स्पीशीज, ये मक्खी इससे डिफरेंट है, ये बाकी, वहाँ पे हमें जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो इसके जैसे भी लगते हैं, इसके जैसे भी, तो वो इंटरमीडिएट्स हम यूजुअली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उससे हमें एक कंसेप्ट मिलता है, क्योंकि स्पीशीज भी जो है वो एक साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया है। इज इट नेसेसरी दैट ही इज राइट कि स्पीशीज एक एंटिटी है? नहीं, ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, सारा आर्टिफिशियल है, दिस इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो these are just names given by humans. Yeah, this is just for the sake of convenience कि आप आराम से हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग से पढ़ सके। So यहाँ पे एक बहुत ही खास बात आती है, इनफैक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल बात आती है जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने क्या था सब, वो दे रिजेक्ट एवरीथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन our religion or Quran, exactly. or Islam. So they see it as a clash between religion and science. The evolution is seen as a clash between these two things. What do you think about this? Evolution is a hypothetical concept for now, until there are certain arguments or certain proofs backing it strongly. So evolution एक सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ये हाइपोथेसिस जब तक प्रूव नहीं होती तब तक हाइपोथेसिस ही है। So many people, कहाँ से प्रूव हुआ? अगर आप मुझे दिखाएं कोई प्रूफ, कहाँ से प्रूव हुआ कि मिसाल कोई कंसेप्ट है वो प्रूव हुआ ही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से
जो आपको लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएशनिस्ट अलग हैं और ये बाकी नेचुरलिस्ट कहें नहीं, एक लेमैन टर्म में हाँ, इसको कहें। बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें। ठीक है, many people see science in conflict with religion. इट्स नॉट नेसेसरी कि साइंस, हाँ लोग देखते हैं इसको इन कॉन्फ्लिक्ट विद Do you see? It's a very straightforward question. Have you ever thought कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है और आपने उसको फिर से मतलब क्रॉस चेक किया या आपने कुछ ऐसे सोर्सेज से फिर उसको sometimes I take it and sometimes I don't, because sometimes look, I do my own research, मैं खुद रिसर्च करता हूँ, जो मुझे लगे कि नहीं ये सही बात है तो वहाँ पे लेना चाहिए, वो Right. हमें अडेप्ट करना This चाहिए। is what we have seen. हाँ, वो एग्जैक्टली जो मैंने देखा, खुद मैं देख रहा हूँ, तो उसी हिसाब से। पर जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, साइंटिस्ट ऐसे भी हैं दुनिया में बहुत सारे, और वो भी जो डार्विनिज्म से ये नहीं एग्री नहीं करते, वहाँ पे वो लेकिन evolution से वो agree करते हैं. evolution से So करते हैं। we have to separate these two things. It's not Darwinism. necessary we separate them. कि हम ये कर सकते हैं कि आपको जो लग रहा है आप एक हाइपोथेसिस दें, पर आप उसको सपोर्ट कर पाएं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे तो अगर बचपन से एक स्टूडेंट को ले या एक किसी भी लड़के या लड़की को ले, तो उसके बचपन में ही उसके कुछ अलग इंटरेस्ट होते हैं, उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ में मज़ा आता है, वो वही करना चाहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स या कोई अच्छा इंटरेस्ट जो उसको ग्रो करने में मदद करे, जो उसको एज कैरियर लेना चाहिए। लेकिन जब वो अपना सेकेंडरी एजुकेशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशन ख़त्म करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं पे वो एक सोशल डायलेमा में आ जाता है कि मेरे दोस्त में और मेरे रिलेटिव्स मुझे इस कोर्स के लिए बोल रहे हैं, इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बट हम सभी को पता है। तो वो कहीं ना कहीं एक सोशल डायलेमा में आ जाता है। हम में से बहुत सारे आ जाते हैं उस सोशल डायलेमा में। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो फॉलोइंग ओन इंटरेस्ट और एक ट्रैप होना उस सोशल डायलेमा में। तो इसको हम कैसे इसको कैसे ले और इसको कैसे कंट्रोल करें? कंपटीशन नहीं है, आपको ये चीज़ आपको फॉर ग्रांटेड लेनी चाहिए या आपको समझ लेना चाहिए क्लियरली कि देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। ये वो बंदा कह रहा है आपके सामने who has been selected from a डिग्री कॉलेज ऑफ कश्मीर। हम में से बहुत सारे डिग्री कॉलेज में पढ़े होंगे, कश्मीर के डिग्री कॉलेज में, और डिग्री कॉलेज से इंपीरियल कॉलेज तक का सफ़र जो है वो ऑब्वियसली वो इतना इजी नहीं रहा होगा। बट इनकी माने तो ये कह रहे हैं देयर इज नो कंपटीशन। हाँ, मैं जबकि हम सभी लोग ये सब सोचते हैं कि कर रहा हूँ इस टाइम कितना कंपटीशन है, हम सोचते हैं, बट आपके सामने एक डिफरेंट नजरिया। देखिए, जो सुहेबियत है वो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, जो आपको ऐसा मत है वो दूसरा हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि जो स्किल्स आप में है, जो टेस्ट आपका है, जो भी आपका एक निश बनता है, तो उसमें आपके लिए आपका जो कंपटीशन है ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। मे भी कोई दुनिया में होगा जिसके आप भी जैसे इंटरेस्ट होंगे, आप ही जैसी डिग्री होगी, आप ही जैसे स्ट्रगल्स देखे होंगे, आप ही जैसा उसका ग्रूमिंग भी हुआ हो, आप ही जैसे उसका सब कुछ हो, तो रेयर, मतलब रेयर में से भी रेयरेस्ट है। इट्स लाइक फाइंडिंग अ न्यू फिंगरप्रिंट। एग्जैक्टली। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन नहीं है। आप खुद को देखें कि अगर आपको मैं अभी ये दे रहा था वहाँ पे लेक्चर, तो वहाँ पे भी मैंने कहा कि फाइंडिंग योर निश दुनिया बहुत बड़ी है, आपके लिए एग्जैक्ट जगह ढूंढना आपका काम है, क्योंकि जो आप जहाँ पे आप फिट होते हैं वहाँ पे कोई और फिट हो ही नहीं सकता। तो आप वो चीज़ उस पे ज़्यादा ध्यान दें कि आप कहाँ पे फिट होते हैं, रादर देन कि आप compete करने लगे। यानी आप हमेशा ये यानी आपका जो मानना है वो ये है कि वो आप हमेशा अपनी दिल की सुनो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप उसी में एक्सेलेंस हासिल करो। अच्छा, इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं पे हम
सिस्टम ब्लेमिंग में भी ट्रैप्ड है। अगर हम किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम कहीं ना कहीं यही बोलते हैं कि ये चुन स्कोप ही, देयर इज़ नो स्कोप हियर, या ये चुन की ही, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, सिस्टम इज़ ज़ीरो। हम इसी सिस्टम ब्लेमिंग के अंदर अंदर खो जाते हैं, एंड देन हम फिर लास्ट में कहते हैं ये ओसी ने किया तो क्या है करके। No, you have to figure it yourself because it's kind of a colonial education. ये तभी से आया है क्योंकि हम एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक कॉलोनी ही थे, वो भी ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही कंसेप्ट है, एजुकेशन का यही कंसेप्ट है जो यहाँ पे है। वो तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि यहाँ से वहाँ कुछ डिफरेंट होगा, बस यही है सारा कुछ जो है, यही है। मतलब आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलती, पर सिस्टम ब्लेमिंग टू एन एक्सटेंट है एक एक्सक्यूज़, क्योंकि लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं कुछ लोगों की, तो वो भी मद्देनज़र रखते हुए ये मीन्स कि आप बोल रहे हो एक्सप्लोर करना चाहिए, बाहर हाँ, एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो बाहर निकल, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए कि जहाँ पे आपको, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जहाँ पे आपको लगे कि आप परफेक्ट फिट हैं उसके लिए, तो उसी में जाए। आपको पता है कि वी आर, मोस्ट ऑफ अस आर मार्जिनलाइज्ड पीपल, और वी कैन से अंडर प्रिविलेज। तो हम कैसे खुद को उस काबिल बनाएं कि हमें कोई स्कॉलरशिप ग्रैब हो और हम भी किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े। देखिए, ये जो अंडर प्रिविलेज कहना सही रहेगा या नहीं, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितने हर्डल ज़्यादा होंगे, उतने आप क्या कहते हैं उसको, हीरे बनोगे, खरा मोर सोना, प्रेशर इज देयर। हाँ, खरा सोना बनोगे। तो आपको जितने हर्डल, जब आप फिर एक टाइम आएगा जब आपका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा चले जाएंगे, तो आपको फिर लगेगा कि उस चीज़ से मैंने जो ये सख्ती थी, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप वहाँ पे उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर टर्म है उसके लिए, मेरे नाम पर, आप खिलेंगे वहाँ पे। आप जब बाहर जाएंगे या फिर कहीं जाएंगे, आप खिलेंगे वहाँ पे। और ये हर्डल्स जो है, ये टाइम भी है। अगर आप आज ये हर्डल्स नहीं देखेंगे तो कल पता नहीं, आपको शायद छोटे से भी हर्डल्स बहुत ज़्यादा लगे। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है, कौन सी स्कॉलरशिप होती है जिसके लिए हमें पहले से ही नज़र रखनी चाहिए, हमें खुद को उसके काबिल कैसे बनाना चाहिए? उससे पहले, स्कॉलरशिप से पहले आपको अपना, मैंने पहले भी कहा कि आपको रिस्क का नहीं सोचना चाहिए, पर आपको अपने इस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, और आप कितना एफर्ट लगाते हैं, आप कितनी परसेवरेंस दिखाते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। वंस यू डू दैट, फिर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ ही जाती हैं। ओके, तो फिर इंसान खुद उन तक पहुंचता है, फिर वही अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती है। यानी इंसान में बहुत बड़ी खुलूस के साथ अगर आप काम करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो वो तो देने वाले हैं। तो यानी इंसान में तवक्कल होना चाहिए अल्लाह ताला पे कि जो भी होगा मेरे लिए वो बेहतर होगा, और मैं वो डिज़र्व करता हूँ जब इंसान वो मेहनत करेगा। और आपने बारे में कही कि इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन नियर फ्यूचर? देखिए, मेरा मकसद यही है कि मैं रिसर्च करूं, तहकीक करूं, और इंशाल्लाह यही एवोल्यूशन जो है इसको लोगों तक पहुंचाऊं। लोगों तक तो क्या करेंगे एवोल्यूशन का वैसे भी, पर एटलीस्ट एकेडमिया, साइंटिफिक कम्युनिटी में और एक एवोल्यूशन की अपनी थियरी डेवलप करूं। या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई बड़ी सी थियरी लगाऊं या फिर ऐसा कुछ नहीं, पर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है। और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही मेरा मैसेज रहेगा कि आप अल्लाह पे तवक्कल रखें और आप मेहनत करते रहें, रिजल्ट्स के बारे में ना सोचें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर देंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था
कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो मुझे लगता है हमने अपना वो जो हमारा माजी था वो हमने कहीं ना कहीं पे खोया है, और हमें उस माजी को फिर से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें स्टक नहीं रहना चाहिए बस अपनी ही कम्युनिटी में, हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे जैसे हमारे आबा और अजदाद आगे बढ़े थे। थैंक यू फॉर हैविंग a very nice talk with us. My pleasure. I will share some photographs that Sohaib bhai has taken. ये बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनकी फोटोग्राफी। तो आपने एक लास्ट में एक बात कही नहीं कि आपने नई स्पीशीज भी कुछ डिस्कवर की है। जी, वो डिस्कवर की है, तो अभी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नई स्पीशीज डिस्कवर की है अराउंड 10 स्पीशीज पर 10 नई स्पीशीज आपने अभी वो मतलब डिस्क्राइब नहीं हुई, मतलब पब्लिश डिस्क्राइब नहीं हुए। हाँ। कोई नाम है उनका? आप देखिए वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो सो यू आर ट्राइंग टू कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। ओके, सो देखते हैं आपकी पब्लिकेशंस में उनका नाम आएगा इंशाल्लाह, हम भी देखेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग दिस टॉक। अल्लाह हाफ़िज़।